हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक नए वीडियो में। यहाँ आपको एनसीईटी, सीयूईटी और बोर्ड्स के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ये है कि विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात एंड नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऑप्शन है लोथल, बी हड़प्पा और सी कालीबंगन, डी मोहनजोदारो। तो इसका जो आंसर है वो है लोथल। तो लोथल जो है गुजरात में लोकेटेड है। हड़प्पा आप सभी को पता होगा कि जो अभी पाकिस्तान का पार्ट में चला गया है। और कालीबंगन राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे फायर एल्डर्स जो है पाया गया है। अगर आपने अच्छे से बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और मोहनजोदारो जो है वो सिंध एरिया जो कि पाकिस्तान में उधर लोकेटेड है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लोथल। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज। जो हड़प्पन सिटीज है उसका जो सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन है टेम्पल, बी ड्रेनेज सिस्टम, सी सर्कुलर हट्स और डी है फोर्ट्स। तो जो इसका आंसर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। तो आप सभी को पता होगा बुक में भी ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बाकी टेम्पल, सर्कुलर हट या फिर फोर्ट, इन सभी का हमको कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है जिससे हम लोगों को पता चला कि ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज रहे होंगे उस टाइम पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड ए की सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वैदिक कल्चर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है मनुस्मृति, दूसरा है रामायण और उसके बाद ऋग्वेद और अर्थशास्त्र। तो इसमें वैदिक कल्चर को अंडरस्टैंड करने की बात की गई है, तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा वो होगा ऋग्वेदा, ऑप्शन सी। तो आप सभी को पता होगा जो मनुस्मृति है वो क्या करता है, लॉ या फिर कल्चर, मतलब जो कल्चर को फॉलो नहीं कर, लॉस वगैरह के ऊपर है। और रामायण एक एपिक है और अर्थशास्त्र जो है वो गवर्नेंस वगैरह के बारे में लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋग्वेदा, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इन वैदिक सोसाइटी हु परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, वो कौन करता था। तो इसका एकदम सीधा सा आंसर होगा ब्राह्मणास। क्योंकि आप सभी को वर्ण सिस्टम पता होगा कि जो ब्राह्मणा है वो सबसे ऊपर है और जो शूद्रास है वो सबसे नीचे है। और ब्राह्मणास जो है वो रिचुअल्स कराते हैं, सेक्रीफाइसेस वगैरह कराते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ब्राह्मणास। और बाकी जो तीन वर्ण है उनके बारे में भी आपको पता होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ अशोकन अशोकास इंस्क्रिप्शंस। तो अब ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है वो दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज की बात किया जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, तमिल, प्राकृत, पाली। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्राकृत। प्राकृत जो है वो सबसे कॉमन लैंग्वेज है और ये कॉमन पीपल के लिए लैंग्वेज था। ये सबसे ज्यादा अशोका के इंस्क्रिप्शंस में पाए गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया। तो स्क्रिप्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देवनागरी, ब्रह्मी, खरोस्ती और तमिल। तो इसमें से कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो अशोका के इंस्क्रिप्शन वगैरह में सबसे ज्यादा मतलब यूज किए जा रहे थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है सबसे ज्यादा अशोका के इंस्क्रिप्शन में यूज किया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हु कॉम्पोज द अर्थशास्त्र। इसका आंसर जो है वो हर किसी को पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अशोका, कौटिल्य, मेगस्थनीज और बाणभट्ट। तो इसका आंसर मतलब जो है वो है कौटिल्य। ये आप सभी को पता होगा, कौटिल्य जो है मतलब जिन्हें चाणक्य बोलते हैं, उन्होंने उन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। उसका क्वेश्चन नंबर 8, विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा से किस डायनेस्टी का लिंक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शंस आप देख लीजिए, मौर्य, गुप्ता, नंदा, सातवाहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मौर्य। सांची स्तूपा वाज बिल्ड ड्यूरिंग अशोकास रेन। क्योंकि जो सांची स्तूपा है वो अशोका के टाइम पे बनाया गया था, इसीलिए इसका जो रिलेशन है वो मौर्य एम्पायर के साथ पाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच टेक्स्ट इज अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा रिटन बाय अश्वघोषा।
तो अश्वघोषा ने कौन सा टेक्स्ट में से लिखा है जो कि बुद्धा का बायोग्राफी है? तो इसमें ऑप्शन ए दीपवंसा, बी महावंश, सी बुद्ध चरिता और डी मिलिंदा पन्हो जो भी हो। उसके बाद तो इसका आंसर जो है वो आपको आराम से इजीली पता होना चाहिए, बुद्ध चरिता, क्योंकि बाकी आपको पता है दीपवंश महावंश ये सब क्या है, आपने बुक में पढ़ा होगा। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है मिलिंदा पन्हो, ये क्या है, यहाँ पे डायलॉग है किसके बीच में, मिलिंदा और नागासेना के बीच में। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ राजा राजा वन? तो राज राजा वन से किस टेम्पल का लिंक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है कोणार्क, बृहदेश्वरा और लिंगराजा मीनाक्षी। तो जो इसका आंसर है वो है बृहदीश्वरा। ठीक है। ये जो टेम्पल है वो राजा राजा वान ने बनाया था तंजावुर में। बाकी जो टेम्पल है उसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी काफी एक आसान सा क्वेश्चन है, हु रोट किताब उल हिंद? अगर आपने फॉरेन ट्रेवलर्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो उसको इसका जो आंसर है वो आपको इजीली आ रहा होगा। जो किताब उल हिंद है इसको किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल बिरूनी कौन था? एक पर्शियन स्कॉलर था। तो उन्होंने ही किताब उल हिंद को लिखा था। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, विच भक्ति सेंट एम्फसाइज निर्गुणा भक्ति? तो यहाँ पे जो भक्ति सेंट दिए गए हैं इनमें से निर्गुणा भक्ति को कौन एम्फसाइज करता था? निर्गुणा भक्ति आप सभी को पता होना चाहिए, निर्गुण माने फॉर्मलेस। तो वो जो फॉर्मलेस वाला भक्ति है उसको कौन एम्फसाइज करता था? ऑप्शन है मीराबाई, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी चैतन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कबीर। कबीर जो है वो निर्गुणा भक्ति को एम्फसाइज किया जाता था, और मीराबाई जो है वो सकुन भक्ति को फॉलो करती थी। अगर आपने देखा होगा कि मीराबाई जो है कृष्णा का मूर्ति वगैरह को मतलब पूजा करते रहती है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस्ड एकता सिस्टम इन इंडिया? तो इसमें एकता सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि इसको किसने मतलब किन्होंने इन्वेंट किया है? ऑप्शन ए है बालबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इल्तुतमिश। तो एकता सिस्टम को किसने मतलब वो लाया था? तो वो है इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लेके आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच मुगल एम्परर ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन? तो इसमें पूछा गया है कि विच मुगल एम्परर मतलब किस मुगल एम्परर ने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है? इसमें ये इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वो जो एम्परर है उन्होंने ही लिखा होगा, मतलब किस एम्परर ने इसको फंडिंग करवाया होगा, मतलब ट्रांसलेशन के लिए किसने करवाया होगा। तो इसका जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। अकबर ने कमीशन किया था पर्सन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। और मैंने देखा था शायद कि किसी एक पेपर पे ये क्वेश्चन आया था कि पर्सनल ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो रज़्मनामा है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच सोर्स मेंशन द विजयनगर एम्पायर एक्सटेंसिवली? मतलब बहुत ही अच्छे से इन सोर्स में से कौन सा सोर्स है जो विजयनगर एम्पायर को मतलब उसके डिटेल्स के बारे में बात करता है? ऑप्शन है आईन अकबरी, बाबरनामा, अमुक्तमाल्यादा और राजा तरंगिणी। तो इसमें से पहला दो ऑप्शन जो है आपको देख के ही पता चल रहा होगा उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका आंसर वो है अमुक्तमाल्यादा। इसको किसने लिखा था? कृष्णदेवराय ने ही लिखा था, जो विजयनगर के बारे में मतलब उनका डिटेल्स लिखा गया था। और इन दोनों टेक्स्ट के बारे में जो है आईन अकबर या फिर बाबरनामा इनके बारे में आपको पता है। बाकी जो राजा तरंगिणी जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, तो इसके बारे में मतलब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग्स? इसमें मुगल पेंटिंग का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर पूछा गया है। ठीक है। इसमें जो भी चीज दिया दिया गया है वो मतलब ऑलमोस्ट सब पाए गए हैं मुगल पेंटिंग में, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर पूछा गया है। ऑप्शन है जियोमेट्रिक शेप्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ ऑयल पेंट्स, ऑप्शन सी रियलिज्म इन डिटेल एंड ऑप्शन डी है रिलीजियस थीम्स ओनली। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रियलिज्म इन डिटेल, क्योंकि ये एक यूनिक फीचर था। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बहुत ही कॉमन था इस्लामिक आर्ट में। ऑयल पेंट्स जो है वो मतलब मुगल आर्ट के टाइप का मतलब उस मुगल आर्ट में यूज नहीं किया गया था। रिलीजियस थीम्स ओनली, और तो इसका
आंसर आपको मिल रहा है वहाँ पे कि वो नॉट लिमिटेड टू दैट, मतलब जो मुगल का जो पेंटिंग्स है उस रिलीजियस थीम्स के लिए लिमिटेड नहीं था, वो अलग अलग चीजों को कवर किया करता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रियलिज्म एंड डिटेल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच पोर्टुगीज ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ विजयनगर। तो इस क्वेश्चन में आपको देख के बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें से पोर्टुगीज कौन है। तो पोर्टुगीज इनमें आपको देख के पता चल रहा होगा कि ए, बी और डी ये तो पोर्टुगीज है नहीं, तो इसमें बचा कौन, डोमिंगो पायस। तो डोमिंगो पायस क्या है, पोर्टुगीज ट्रेवलर जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या कह रहा है, विच टेक्स्ट इज ए की सोर्स ऑन द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट पे एक की सोर्स कौन सा है। तो इसमें आपको ए, सी और डी इन तीनों को देख के ही पता चल रहा है कि ये भक्ति मूवमेंट का टेक्स्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज है वो क्या था। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पर्शियन। पर्शियन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज था दिल्ली सल्तनत का। और हिंदी की बात किया जाए तो ऑफिशियली यूज नहीं किया जाता था। संस्कृत जो था एक क्लासिकल लैंग्वेज था, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज नहीं था। और उर्दू जो है वो उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था, उर्दू जो है बाद में जाके डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द लास्ट पावरफुल मुगल, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। तो इसमें पूछा गया है कि लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर कौन है। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि लास्ट मुगल एम्परर कौन है। तो इसमें जो आपको पता होगा कि लास्ट पावरफुल जो मुगल एम्परर है वो औरंगजेब थे। और उसके बाद जो बाबर है वो तो फाउंडर थे। हुमायूं जो है वो मतलब एक बार टेरिटरी को हार चुके थे, उसके बाद फिर से उन्होंने रीगेन कर लिया। और जो बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट एम्परर थे, लेकिन वो पावरफुल नहीं, वो एक वीक रूलर थे। तो इसी के साथ जो हम लोगों का ये टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईटी बीए बीएड का जो डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके लिए हम लोगों ने किया। और आगे भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं।